हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। फटाफट मैसेज करके बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। गुड इवनिंग पलक। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, मेरे को लगा आयुषी यहाँ बैठी है और मैंने कहा आयुषी रिप्लाई भी कर रही है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। गुड इवनिंग पलक, गुड इवनिंग आयुषी, गुड इवनिंग अंकिता। चलिए, ओके। ये तो बता दो गुड इवनिंग के अलावा कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, सुन पा रहे हो या नहीं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और कि मैं ना SRA करा रही हूँ यूट्यूब पे। मैंने कल पार्ट 1 कराया था और कल जो है वो पार्ट 2 कराऊंगी और सैटरडे पार्ट 3 कराऊंगी। तो मैं इन 3 days आई विल कंप्लीट SRA। ठीक है। और टाइम है सुबह 10 से 12। तो हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के जो नोटिफिकेशन आपको आ रहे हैं ना PW के, उसमें वो जो है वो यूट्यूब पे डला हुआ है। तो उसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर किसी को ऐसा है कि आप में से कोई हिमाचल दे रहा है और उसको जो है जल्दी पढ़ना है तो आप उसको जो है देख सकते हैं। ठीक है। चलिए, गुड गुड गुड। ओके। पहले तो मेरे को मानसी ने बताया कि कुछ प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में प्रॉब्लम आ रही है। किसको आ रही है? अच्छा हाँ, मतलब बताओ ना किसको आ रही है। तुमको आ रही है और भी किसी को? मैं समझाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, और कोई प्रॉब्लम आ रही है? और कोई प्रॉब्लम नहीं तो आई वॉज प्लानिंग कि मैं सैटरडे आप लोग की क्लास लेती, बट सैटरडे मेरा यूट्यूब पे लेक्चर है तो सैटरडे क्लास तो नहीं हो पाएगी। तो वही हम मंडे का करेंगे प्लान। ठीक है ना। और जैसा कि हाँ भाई, विंध्या और अभिषेक क्लास के बाद मुझे मिलना। ठीक है। तो फिर याद नहीं रहता, डांट नहीं मारनी है, काम की बात करनी है। चलो ठीक है। और दूसरी बात ये कि क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कोई और? अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो यू टॉक टू मानसी। कोई और ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है? बिकॉज आई केम टू नो कि कुछ प्रॉब्लम है। तुम लोग भी समझदार हो, तुम भी समझ रहे हो कि अब मैं बार 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 तो डांटना शुरू करूँगी नहीं। देखो, साफ सी बात है, अपना ना बड़े हो गए हो और अगर कोई बच्चा परेशान कर रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है तो मानसी को बताओ। मानसी विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है ना। तो इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अगर फिर मैंने एक्शन लिया ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैंने एक्शन लिया तो फिर तुम्हें भी पता है, तो इसीलिए देख लो, अपने आप निपटा लो। ठीक है। अब हमें तो जज बनना है। क्या कहते हैं, दिल्ली का इंटरव्यू जो है वो फरवरी में स्केड्यूल हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल के एंड तक जो है ना वो दिल्ली भी आएगा। तो जो है पढ़ना शुरू करो। ठीक है। अगला पिछला जो कुछ भी हुआ उसे रिवाइज करो, तो तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो अब मुझे विंध्या पहले तो ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है 10th में और प्रिपरेशन में। ठीक है। ठीक है। वैष्णवी, यू हैव टेकन द एडमिशन। ओके, दैट्स नाइस। तो आपकी जो क्लासेस बची हैं ना, आप उसे बैकलॉग देख लेना। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है। चलिए, आज मुझे माफ़ कीजिएगा, पता नहीं क्यों आज मेरे को बहुत मौसम करके ऐसा हो रहा है। चलो देखो, हम ना बड़ी सिंपल सी बात करते हैं। हमने पढ़ा कि स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होता है। ठीक है। तो हमने कहा स्टेजेस ऑफ क्राइम में हमने सबसे पहली स्टेज कौन सी बनाई थी? इंटेंशन। दूसरी क्या बनाई थी? थर्ड क्या थी? और फिर क्या है? कमीशन या अकम्पलिशमेंट, कुछ भी लगा लो। इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने उस दिन आपको बताया था कि हर मेंजरिया पनिशेबल नहीं होता। ठीक है। बट अगर हर एक्टस रियस के साथ जो वो मेंजरिया नहीं है तो भी ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें मेंजरिया की ज़रूरत है। ठीक है ना। वो पनिशेबल हो सकता है।
मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब मैंने आपको लास्ट क्लास में अटेम्प्ट बताया था, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में एक चीज़ बताई थी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या हर ऑफेंस की प्रिपरेशन पनिशेबल है? सबसे पहले तो इस बात को समझो कि हर ऑफेंस की प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है, ठीक है ना। कुछ सेलेक्टेड ऑफेंसेस की प्रिपरेशन जो है वो क्या है, पनिशेबल है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 7 पॉइंट थे, ठीक है। तो आपको एक बात पता चली कि वो 7 या 8 जितने भी पॉइंट थे, ठीक है, उन 7 पॉइंट्स की प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल है, और उन 7 पॉइंट्स के अलावा जो कुछ भी है उसकी प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूंगी कि उसकी उसकी जो है प्रिपरेशन पनिशेबल कैसे नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो काउंटर फिटिंग की, और आपके जो है, जब हमने काउंटर फिटिंग की डेफिनेशन सेक्शन 2 में पढ़ी, तो हमने कहा कि वो डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल मैंने ना जो है वो करेंसी बनानी शुरू की, बट मेरी करेंसी उतनी सिमिलर नहीं बनी, बट मैंने कोशिश तो की ना। तो हम कह रहे हैं कि आपने कोशिश की, आपने बना दी, तो ऑब्वियसली यू हैव डिड ऑफेंस। बट आपने कोशिश किया, बना रहे हो, आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसकी प्रेपरेशन भी क्या है, पनिशेबल है, ठीक है। तो यू आर डूइंग समथिंग, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, उसकी प्रिपरेशन पनिशेबल है। बट हम कह रहे हैं हर ऑफेंस की प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होती है। सबसे सिंपल सी बात है। हम कह रहे हैं अटेम्प्ट क्या होता है। आप इस बात को समझे हो कि अटेम्प्ट वो चीज़ है कि आपने कोई चीज़ करना चाहा, आपने कोशिश की, ठीक है ना, बट वो हुआ नहीं। आपने कोशिश की पर वो हुआ नहीं। और इसका सबसे थिन लाइन डिफरेंस ये है कि प्रिपरेशन जहाँ ख़त्म होती है वहाँ अटेम्प्ट जो है वो क्या होता है, शुरू होता है। सबसे छोटी सी चीज़ है कि प्रिपरेशन जहाँ ख़त्म हुई वहाँ पर जो है अटेम्प्ट शुरू हो गया। हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, और एक वो सिंपल सा एग्जाम्पल सिर्फ यही है कि माई इंटेंशन इज़ टू किल ए। मेरा इंटेंशन है कि मेरे को ए को जो है वो किल करना है। मैंने ए को किल करने के लिए जो है मार्केट गई और पॉइजन खरीद लिया, ठीक है। जब मैंने पॉइजन खरीदा, तो क्या कहते हैं, किल करने का मेरा इंटेंशन था, पॉइजन मैंने खरीदा, तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ऑफेंस कमिट करने के लिए। मैंने हलवा बनाया, मैंने उस हलवे में जो है वो क्या कर दिया, पॉइजन जो है वो मिला दिया। दिस इज़ ऑल माई प्रिपरेशन, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर मैंने जो वो हलवा बनाया और उसमें पॉइजन वगैरह सब कुछ मिला दिया, बट मैंने अभी ए के रूम में नहीं रखा, मैंने ए को खाने के लिए नहीं दिया, तो यहाँ तक मैंने क्या किया, प्रिपरेशन किया मैंने यहाँ पे। दिस इज़ प्रिपरेशन। तो मेरे को जो काम करना था मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर दिया, ठीक है। हो सकता है कि मेरे मन में आ गया हो कि मेरे को नहीं देना, मैं नहीं मारना चाहती उसको, तो मैं पनिशेबल हो जाऊंगी, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसकी प्रिपरेशन पनिशेबल है। अंडरस्टैंड। तो आपको ये पता चला कि कौन से ऑफेंसेस की प्रिपरेशन पनिशेबल और कौन से ऑफेंसेस की प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं है। यहाँ तक ऑल माई थिंग इज प्रिपरेशन। द मोमेंट आई पुट दैट हलवा इन एज रूम, व्हाट इज दिस, द मोमेंट आई पुट इट, क्योंकि मेरे को ये है कि वो आएंगे और ना फिर वो उसको खाएंगे, ठीक है। तो द मोमेंट आई पुट दी हलवा, मैंने क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मैंने आपको उस दिन 3-4 चीज़ें बताई थी, और मैंने उस दिन आपको 3-4 चीज़ें क्या बताई थी। इन द केस ऑफ अटेम्प्ट, when my preparation is complete, when my preparation is complete, I have did any act, ठीक है, तो I will be liable for criminal attempt। यहाँ पर मैंने हलवा रख दिया और सब कुछ मैंने कर दिया, तो आई विल बी लाइबल फॉर, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि अटेम्प्ट इसका जो है वो क्या है, पनिशेबल है। हमने कहा अटेम्प्ट आपको 3 तरह से पढ़ना है। आपको 3 तरह से क्या पढ़ना है, सी हम कहते हैं ना अटेम्प्ट इज एन इनकोएट ऑफेंस, इनकोएट इज इनकम्प्लीट ऑफेंस। तो हम कहते हैं कि वो 3 तरह से पढ़ना है। एक तो जो 62 बता रहा है, ठीक है, एक जो हमें जो है जो अलग से सेपरेट सेक्शन दिए हुए हैं, और एक मैंने उस दिन आपको बताया वो चीज़ें जहाँ पर सेम ऑफेंस के साथ उसके अटेम्प्ट के बारे में बात की गई है। ये बात आपको समझ में आई। अब उस दिन मैंने आपको एक चीज़ बताई कि देखो डेथ के लिए नहीं हो सकता, डेथ के लिए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डेथ को जो है वो हाफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो 1/2 बोलता है। फाइन की वो बात ही नहीं करता है, तो फाइन के केस में भी नहीं दिया जा सकता, और जिसके लिए अलग से दिया हुआ है वो वहाँ पे डील करता है। अब मैंने आपको उस दिन एक चीज़ बताई, ये सब मैंने काम करा, तो मैंने ये अटैम्प्ट कर दिया, तो माई एक्ट इज़ पनिशेबल फॉर क्रिमिनल अटैम्प्ट। मैं अभी उस स्टेज पे पहुंची ही नहीं हूँ कि उसने हलवा खाया कि नहीं खाया, मैंने रख दिया,
ठीक है, मैंने रख दिया तो मैंने अपना सारा काम जो है वो ख़त्म कर दिया। प्रिपरेशन इज समथिंग कि जो जो कुछ भी मैंने करना था मैंने बना दिया, मैंने सब कुछ कर दिया। द मोमेंट आई केप्ट इट इन इज रूम, तो मैंने अपना प्रिपरेशन तो ख़त्म हो चुका, मैंने अब अपना अटेम्प्ट कर दिया। क्योंकि अब अटेम्प्ट ही तो है ना कि मैंने रख दिया, वो आएगा खाएगा और मर जाएगा, मर जाएगा तो अकम्पलिशमेंट हो जाएगा। तो देयर इज़ अ थिन लाइन डिफरेंस ऑल दीज थिंग्स। अब मैंने आपको एक चीज़ कही कि हमने उस दिन दो चीज़ें पढ़ी, हमने उस दिन दो चीज़ें पढ़ी। हमने उस दिन दो चीज़ें क्या पढ़ी कि जो आपकी प्रिपरेशन है अगर वो कंप्लीट नहीं भी है, बट आपको पता है कि वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, हमने यही तो बात पढ़ी थी ना। अगर आपने चार्ट ड्रॉ नहीं किया है तो आप उस चार्ट को दोबारा ड्रॉ कर लो। अगर आपने चार्ट ड्रॉ नहीं किया है तो आप उस चार्ट को जो है वो दोबारा ड्रॉ करो मेरे कहने से। जहाँ पर प्रिपरेशन कंप्लीट है तो कोई शक और सवाल ही नहीं है, पर्सन विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट। क्योंकि प्रिपरेशन कंप्लीट होगी तो इसका मतलब आपने अटेम्प्ट कर लिया ना, आपने रख दिया चीज़ को। तो हमने कहा कि वो ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि दूसरा पॉइंट आता है जहाँ पर प्रिपरेशन जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। आपको चीज़ें पता चलेंगी। हमने कहा जहाँ पर प्रिपरेशन इज इनकम्प्लीट, जहाँ पर प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। अब हम कह रहे हैं जहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीट होगी बेटा वहाँ तो ऑफेंस हो ही गया ना, जहर खरीद लिया, जहर रख दिया, अटेम्प्ट कर दिया हमने, लिया नहीं लिया एक अलग चीज़ है, पर अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल है। अब हम कह रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर प्रिपरेशन अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है कि मैं जहर ले आई हूँ, ठीक है, मैंने हलवा भी बना दिया है, मैंने जहर में हलवा जहर जो है वो हलवे में मिला भी दिया है, बट अभी मैंने कहीं रखा नहीं है, अभी मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो अभी मेरी प्रिपरेशन जो है वो क्या है, इनकम्प्लीट है। आप मेरी बात को समझो, मेरी प्रिपरेशन उसी दिन कंप्लीट हो जाएंगी। द मोमेंट आई स्टेप इन टू द रूम आई केप्ट इट, द मोमेंट आई केप्ट इट प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट स्टार्ट। बिल्कुल एक कहते हैं ना कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरा पैर ऐसे आया तो प्रिपरेशन खत्म हो गई है और अटेम्प्ट जो है वो शुरू हो गया, बिल्कुल एक बारीक लाइन का फर्क है। तो अब मैंने कहा कि प्रिपरेशन आपकी इनकम्प्लीट है, तो उसके दो स्टोरी हो सकते हैं। उसके दो स्टोरी क्या हो सकते हैं कि आपको जो है यू नो दैट प्रिपरेशन इज कंप्लीट, इनकम्प्लीट, यू नो इट इज़ इनकम्प्लीट, आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसका मतलब यू हैव नेवर रीच्ड द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। दैट मीन्स यू हैव नेवर रीच्ड द स्टेज ऑफ अटेम्प्ट। इसका मतलब आप कभी अटेम्प्ट के स्टेज पे पहुंचे ही नहीं हो। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि क्या कहते हैं, मैं मार्केट में ना जो है वो जहर लेने के लिए गई और ना उसने ना मुझे जहर के बदले ना मेरे को किसी बच्चे का जो है, किसी फीमेल का ना जो है वो अबॉर्शन करना था, तो मैं जहर लेने के लिए गई, उसने मुझे ना एक पाउडर दे दिया मिलाने के लिए, पर मुझे पता है कि वो पाउडर बच्चे को मारने के लिए नहीं है, वो तो हाजमोला का पाउडर है। तो आई नो माई प्रिपरेशन इज़ नॉट कम्प्लीट, हाउ कैन यू मेक मी लाइबल फॉर दैट। क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। बट नाउ पॉइंट इज़ दैट कि आपकी प्रिपरेशन तो इनकम्प्लीट है, बट अब आपको लगता है कि इट इज़ कंप्लीट। अभी तक आपको क्या लग रहा था, आपको पता था कि वो कंप्लीट नहीं है, बट अब प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है। मतलब दुनिया को पता है कि मतलब यू नो नॉर्मल मैन को पता है कि ये इनकम्प्लीट है, बट आपको क्या लग रहा है, यू बिलीव दैट इट इज़ कंप्लीट, यू बिलीव दैट इट इज़ कंप्लीट। अब क्या सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अबॉर्शन करना था, स्टोर पे गई, मेडिकल स्टोर पे गई लेने के लिए, उसने मुझे जो है वही हाजमोला का पाउडर दे दिया, पर मुझे लग रहा है ये तो कुछ ना बढ़िया सा पाउडर है, इसको जो है मैं वो पानी में मिलाऊंगी और मैं वो फीमेल को दे दूंगी और उसका क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा। पर वैसे तो वो जो है वो हाजमोला का पाउडर है, उससे कुछ नहीं होगा। बट मुझे क्या लगा कि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट है और मैंने वो उसी सिनेरियो में पूरा का पूरा काम किया है, तो मेरी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट होते हुए भी नाउ आई विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल अटेम्प्ट।
और ये कुछ नहीं है, ये एक सिंपल सी कहानी है, इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट। और मैंने आपको बताया था कि हमें और कुछ लेना देना नहीं है, ये टेस्ट पेपर में नहीं आएंगे, हमें सिर्फ समझने के लिए समझना है। इतनी सी कहानी है। बात समझ में आई? और अब आप मेरी बात को समझना, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट। दोनों के बीच में जो है वो बड़ी छोटी सी चीज़ है। सो सॉरी, एक्चुअली मेरी सिस्टर का बेटा है ना, तो वो पता नहीं लास्ट कॉल उसने मिलाया होगा, तो वो जो है कॉल कॉल कर रहा है, तो वो फ़ोन बार बार रिंग हो रहा है, तो एकदम से लगता है ना कि पता नहीं क्यों घर से कॉल आ रहा है। तो फिर अब फिर वो मैसेज कर रहा है सॉरी गलती से लग गया है। छोटे बच्चे इज़ लाइक, चलो। तो अब जो है ना मैं आपको एक छोटी सी बात समझाती हूँ कि आपको जो है ना अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। अटेम्प्ट और प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ इतनी सी कहानी है कि प्रिपरेशन जहाँ पर ख़त्म होगा वहीं पे अटेम्प्ट शुरू हो जाएगा। अब मैं ना आपको एक इसका क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ, प्रिपरेशन इनकम्प्लीट और इस वाली चीज़ का। मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैंने कहा मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ है, मुझे जो है वो तो वैष्णवी का मर्डर करना है, और मैं ना शॉप पे चली गई कि मुझे जो है ना रिवॉल्वर चाहिए। अब क्या हुआ ना, उसने मुझे रिवॉल्वर दे दी, पर उसने मुझे जो है वो टॉय गन दे दी। पर मुझे क्या लग रहा है कि वो ना रियल गन है। और ना मैं आई और मैंने वैष्णवी को पकड़ा, मैंने कहा अब तो मैं तुमको मारूंगी गोली से। मेरे को पता है ना मेरी प्रिपरेशन, मतलब मुझे नहीं पता ना कि मेरी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है, बट मुझे तो लग रहा है कि वो रियल गन है और मैं वैष्णवी को मारूंगी, तो क्या मैं लाइबल नहीं होंगी? मैं लाइबल होंगी। समझ में आई बात? अब मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ कि ना मेरे को लग रहा है कि मेरे को अभिषेक को मारना है, और मुझे लग रहा है कि ये अभिषेक ही खड़ा है, तो मैंने ना जो है उसको गोली मारने की कोशिश करी, पर वो अभिषेक की शेडो थी। बट मुझे क्या लग रहा था कि दिस इज अभिषेक एंड आई वांट टू किल हिम। ठीक है, अब मैं इसका एक और एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज कि एक थीफ है जो कि बस में है, और उसने ना एक पर्सन के पॉकेट में जो है वो हाथ डाला, और ना फॉर व्हाट पर्पस, थेफ्ट करने के पर्पज से। अब उसके पॉकेट में कुछ नहीं निकला, दैट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट हिज प्रॉब्लम। द पॉइंट इज़ दैट कि आपका इंटेंशन था, आपने प्रिपेयर किया, कि आपने जो है पूरी कोशिश की कि आप जो है वो डाल सको हाथ। द मोमेंट यू केप्ट योर हैंड इन दैट पॉकेट, तो आपका जो है वो प्रिपरेशन किस में कन्वर्ट हो गया? अटेम्प्ट में कन्वर्ट हो गया। और वो तुरंत के तुरंत अटेम्प्ट जो है वो कमीशन में कब कंप्लीट हो गया? जब आपने जो है सोचा कि इसमें कुछ होगा और मैं निकाल लेता हूँ। तो हर चीज़ इंटर रिलेटेड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल एक एक लाइन का डिफरेंस है और कुछ नहीं है। क्लियर? तो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है, और अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब अभी हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम बहुत एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिनमें आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आपको उस दिन जो है 2 केसेस के नाम बताए थे, अभयनंद मिश्रा का एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब एंड अदर्स का। ठीक है ना, मैंने आपको ये 2 केसेस बताए थे, और आपको एक काम करना है, आप लोग जो है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैंने आपको इसके पैराग्राफ नंबर्स भी बताए थे। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देती हूँ कि यहाँ पर मनु पात्रा का एक्सेस मिलता है वाईफाई कनेक्ट करके, तो आप जो है उस पर से केस लॉ पढ़ सकते हो। ठीक है, एंड वैष्णवी व्हाट यू कैन डू, आप आयुषी अपनी कॉपी इनको दे देना, ये फोटो क्लिक कर लेंगे, जो इनका रिमेनिंग एरिया है वो फिर उससे देख लेंगे कि इनको नोट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब आज हम करेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट जो कि है सेक्शन 1। ठीक है, सेक्शन 1 पे आप लोग आ जाओ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अब ना थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप करते हैं, हम बहुत स्लो हम चल रहे हैं, लेक्चर 7 आ गया है और अब हम वहीं पे अटके हुए हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये सेक्शन 1 जो है हमारा, इसको बहुत बढ़ा दिया गया है। क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि पहले जो है ये अलग अलग सेक्शंस में बातें जो है वो लिखी हुई थी, अलग अलग सेक्शन में जो है बातें लिखी हुई थी। आप जो है अपनी नोटबुक में एक चीज़ लिख लीजिए कि आईपीसी का सेक्शन नंबर 2, 3, 4 और 5, आईपीसी का सेक्शन नंबर 2, 3, 4 और 5 को कंपाइल कर दिया गया है। सेक्शन नंबर 2, 3, 4, 5 को जो है वो कंपाइल कर दिया गया है, और अब उसे बनाकर सेक्शन नंबर 1 बीएनएस कर दिया गया है। 2, 3, 4, 5 को कंपाइल करके एक सेक्शन बना दिया गया है।
चलिए आते हैं हम उस कहानी पे कि ये कहानी क्या है। सबसे पहले तो आप आ जाओ सेक्शन नंबर 1 के क्लॉज 1 पे, और मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अब चीज़ें क्लॉज वाइज हो गई हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं। क्लॉज 1 कहता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो अब आप देख रहे हो एक कहानी, संहिता भी लिख दिया और एक्ट भी लिख दिया, कह रहे हैं इस एक्ट को हम कहेंगे भारतीय न्याय संहिता। लूप होल है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। तो अब चलो, तो अब प्रीलिम्स में कभी कभी आ जाता है कि हम इसे क्या कहेंगे, तो विल कॉल इट द भारतीय न्याय संहिता 2023। हाइलाइटर से इसे मार्क कर लीजिए। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this संहिता। तो कुछ नहीं कह रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है और डेट्स जो है वो आपको पता ही है, 2024। आओ, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज 3। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज 3। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल टू पनिशमेंट under this संहिता and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। कॉपी लो, अपनी कॉपी में जो है वो लिखो सेक्शन 1 क्लॉज 3, लिखो सेक्शन 1 क्लॉज 3 किस किस बारे में बात करता है, लिखो सेक्शन 1 क्लॉज 3 इज टॉकिंग अबाउट इंट्रा टेरिटोरियल। इंट्रा टेरिटोरियल कहते हैं ऑफेंसेस विच आर कमिटेड विद इन इंडिया। इंट्रा टेरिटोरियल के बारे में बात कर रहा है, ऑफेंसेस विच आर कमिटेड विद इन इंडिया। बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, बहुत सारी चीजें हमें इसमें पढ़नी है, और हमें इसमें क्या पढ़नी है, बड़ी सारी चीजें, कि आप जो है सबसे पहले मार्क करो एवरी पर्सन, मार्क एवरी पर्सन। आगे मार्क करो एक्ट और ओमिशन, एवरी पर्सन, और फिर मार्क करो एक्ट और ओमिशन। अब मुझे एक बात बताओ, वो आपको क्या कहानी बता रहे हैं, वो आपको ये कहानी बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो कि विद इन इंडिया ऑफेंस करेगा उसे पनिश किया जाएगा किसके अंडर, अंडर दिस संहिता, अंडर भारतीय न्याय संहिता। अब वो कह रहे हैं कि कोई भी एक्ट करेगा या कोई भी ओमिशन करेगा। अब मैं आपको कहती हूँ, मैंने आपको उस दिन बताया था, एक चांटो मारो चाहे 100 चांटे मारो, एक ही चार्ज लगेगा। एक बारी चोरी करो 10 बारी चोरी करो, थेफ्ट का ही चार्ज लगेगा, ठीक है ना। 10 चीज़ें चुराओ, एक चीज़ें चुराओ, थेफ्ट का ही चार्ज लगेगा। तो अब हम आपको कह रहे हैं कि चाहे आप एक्ट करो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दैट विल बी मेकिंग सिंगल एक्ट, और ओमिशन क्या है कि आपकी कोई ड्यूटी है और आपने वो परफॉर्म नहीं किया है। हम कह रहे हैं कि कोई एक्ट या कोई ओमिशन जो आपको करना चाहिए था आपने नहीं करा, ठीक है ना। तो आप उन सब चीज़ों के लिए जो है वो लाइबल हो जाएंगे। अगर आपने वो ऑफेंस विद इन इंडिया कमिट किया है तो यू विल बी लाइबल अंडर क्लॉज 3, सेक्शन 1 क्लॉज 3, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कह रही हूँ कि यहाँ पे लिखा है एवरी पर्सन, चाहे कोई नॉन सिटीजन भी हो इंडिया का, वो भी लाइबल होगा। अगर मान लो कोई फॉरेनर आके इंडिया में कोई क्राइम कर देता है, तो जस्ट बिकॉज ही इज अ फॉरेनर हम उसको कमिट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम उसको कन्विक्ट नहीं करेंगे, हम उसको ट्राई भी करेंगे। तो बस आपको ये बात पता होनी चाहिए। वो एवरी पर्सन लिख रहे हैं, दैट मीन्स नॉट इवन द पर्सन हु इज नॉट इवन अ सिटीजन ही कैन ऑल्सो बी पनिश्ड अंडर दिस। तो आपको एक बात लिख लेनी है क्लॉज 3 के लिए, दैट ऑफेंस शुड बी कमिटेड विद इन इंडिया ओनली फॉर क्लॉज 3। ऑफेंस शुड बी कमिटेड विद इन इंडिया ओनली। तो आप ना इसमें एक मैक्सिम लिखो, क्राइमन ट्रेहिट, क्राइमन ट्रेहिट मैं लिख देती हूं,
क्राइमन ट्रेहिट पर्सोनम, क्राइमन ट्रेहिट पर्सोनम, that means crime carries the person. Crime carries the person. Clear? Crime carries the person. और ये कहानी जो है ये क्लॉज 4 तक सेम चलेगी, 5 तक भी सेम चलेगी, आप समझिएगा। कहते हैं एनी पर्सन, मार्क करो, एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया to be tried for an offense committed beyond India. मार्क करो, committed beyond India. आगे पढ़ो, shall be dealt with according to the provisions of this संहिता. Shall be dealt to be with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India. तो इसके आगे लिखो offense committed outside India. और अब आप मेरी बात को समझो, वो कहते हैं कि एक ऑफेंस जो कि आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है, बट अब आप उसके लिए आपको ट्राई किया जा रहा है कहाँ पर? इंडिया में, और ये है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन। तो किसी भी पर्सन ने बाहर क्राइम कमिट किया है और ना वो चीज़ जो है वो ऑफेंस है इंडिया में, और वो क्राइम करके अगर इंडिया आ गया है तो चाहे वो सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, इंडिया में उसको ट्राई किया जा सकता है। और अभी मैं आपको इसकी कहानी बताती हूँ, सिर्फ 1 सेकेंड दो। हाँ बता रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ, सिर्फ 1 सेकेंड दो। देखो, आप पहले तो एक बात समझना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जो है वो इंटर रिलेटेड है। क्लॉज 5 जो है वो क्लॉज 4 का ही एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इसीलिए जो मैं आपको बात बता रही हूँ आप समझो कि 5 जो है हम उसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस। बट अब पहले जो है आप मेरे से क्लॉज 4 को समझो एक एक चीज़ डिटेल में। कहते हैं कि कोई भी पर्सन जिसने एक ऑफेंस किया है जो कि इंडिया से बाहर किया है, उसे जो है ट्राई किया जाएगा इंडिया में इन द सेम मैनर। किस मैनर में? जैसे ये माना जाएगा कि जैसे उसने ऑफेंस जो है वो कहाँ पे कमिट किया है, इंडिया में कमिट किया है। अब वो एनी पर्सन लिख रहे हैं, तो यहाँ पर एनी पर्सन जो है वो फॉरेनर भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता बताओ? अरे वो तो एनी पर्सन एवरी पर्सन कुछ भी लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो तो इन्होंने ऐसे बेकार में जो है ना, मतलब कि एवरी एनी कर दिया है। तो हम बस आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहे हैं कि क्या कहते हैं कि वो पर्सन जो है वो कोई भी पर्सन जो है वो क्या होता है कि कुछ कोई भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है। वो आपको कह रहे हैं कि उसको ट्राई किया जाएगा किस लॉ के हिसाब से? इंडियन लॉ के हिसाब से। इंडियन लॉ के हिसाब से उसको जो है वो ट्राई किया जाएगा, ठीक है। पहले मेरी पूरी बात सुन लो, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा, क्लॉज 5 हो जाएगा, तो आई एंटरटेन ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। पर पहले आप मेरी कहानी को ध्यान से समझो। तो अब हम कह रहे हैं कि लेट्स सपोज कि ऑफेंस कमिट हुआ आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब जो है आप एक्ट करके जो है वो इंडिया आ गए, या आपने जो है कुछ भी काम किया और आप जो है मतलब कि इंडिया में मिले, आपको इंडिया में पाया गया, तो हम कहेंगे कि हम ये मानेंगे कि अगर वो ऑफेंस है इंडिया में, भारतीय न्याय संहिता उस एक्ट को ऑफेंस मानता है, तो आपको इंडिया में ट्राई किया जा सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जो है यहाँ से भाग जाएंगे। पहली मेरी कहानी समझिए।
एक बात और कि जो ये क्लॉज 4 है हम इसे इंडिपेंडेंट प्रोविजन कहते हैं. दिस इज इंडिपेंडेंट प्रोविजन, यू प्लीज नीड टू अंडरस्टैंड. जो ये क्लॉज 4 है ये लीगल फिक्शन क्रिएट करता है. क्लॉज 4 जो है इट इज क्रिएटिंग अ लीगल फिक्शन कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो कि ऑफेंस कमिट करेगा इंडिया से बाहर और अगर वो इंडिया में मिलेगा या आएगा तो उसको इंडियन लॉ के हिसाब से जो है वो ट्राई किया जा सकता है. अब पहले आप आ जाओ क्लॉज 4 पे, सॉरी क्लॉज 5 पे. कहते हैं दी प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड. अब ये ऑल्सो आपको बता रहा है कि वो ऊपर वाली बात को जो है वो क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है. तो आप क्लॉज 5 के आगे लिखो एक्सटेंशन ऑफ कोड इन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस. देखो कहते हैं एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया. अब वो कह रहे हैं कि अब देखो आपको ना एक बड़ी बारीकी से ये बात समझनी है. वो आपको कह रहे हैं कि कोई भी सिटीजन इंडिया का अगर इंडिया में या इंडिया से बाहर ऑफेंस कमिट करता है तो उसको जो है इंडिया में ट्राई किया जा सकता है. मान लो एक इंडियन जो है क्लॉज 5 का सब क्लॉज ए जो है वो कहता है कि मान लो एक इंडियन ने यहाँ पर शादी करी और यहाँ से शादी करके वो भाग गया फॉरेन कंट्री में और उसने वहां पे भी शादी कर ली, तो जब वो इंडिया आएगा तो उसको बाईगामी के लिए यहाँ पर किया जा सकता है. साफ सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है उसको मानती है. ऐसा हो सकता है कि फॉरेन स्टेट्स उसको ऑफेंस ना मानते हो पर इंडिया में माना जाता है, तो जब भी आएगा उसको माना जाएगा. अब देखो एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट इंडिया वेयर एवर इट मे बी. अब यहाँ पे वो बात कर रहा है, ऊपर वो बात कर रहा था ओफेंडर की कि ओफेंडर अगर इंडिया का सिटीजन है, चाहे क्राइम इंडिया में हुआ है चाहे बाहर हुआ है, उसको इंडियन लॉ के हिसाब से जो है वो ट्राई किया जा सकता है. अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के शिप पर है या इंडिया के एयरक्राफ्ट पर है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको इंडिया में ट्राई किया जा सकता है. समझ में आ गई बात. तो वो किसी चीज के बारे में बात कर रहा है. कह रहा है एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया. बाहर बैठे हो, इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को ले रहे हो, यूज कर रहे हो, और अब जो है क्या कहते हैं हमने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तो देन ऑल्सो यू विल बी लाइबल हेयर इन इंडिया. और कंप्यूटर रिसोर्स के आगे लिख लो दैट यू नो इसकी डेफिनेशन प्रीलिम्स में पूछ ली जाती है. इस कंप्यूटर रिसोर्स की डेफिनेशन आपको मिलती है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज के IT एक्ट 2000. 2 clause 1 clause K of IT Act 2000. अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा. मैं आपको इसमें ना कुछ बहुत बारीक बारीक बातें बता देना चाहती हूँ. और एक चीज और, आप जो है ना एक पॉइंट को समझिए. एक्सप्लेनेशन इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया व्हिच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता. कहते हैं जो चीज इसमें ऑफेंस मानी गई है अगर वो इंडिया के बाहर भी कमिट हुआ है तो भी उसको जो है इस संहिता में पनिशेबल किया जाएगा. अब ना मैं आपसे कुछ 2-3 बातें करना चाहती हूँ. इससे पहले जो है वो मैं क्लॉज 6 पर आऊँ. सेक्शन 1 एक बहुत सिंपल सा सेक्शन है. कहता है कि इस एक्ट को हम भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं. इस एक्ट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है. ये जो एक्ट है अगर किसी भी पर्सन ने इंडिया में ऑफेंस कमिट किया है तो उसको इंडिया में ट्राई किया जा सकता है. अब क्लॉज 4 और 5 को एक साथ लेते हैं. क्लॉज 4 और 5 बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में कि जो क्राइम जो कि कमिट किया है किसी भी पर्सन ने, हमें कोई मतलब नहीं है कि वो पर्सन इंडिया का है या वो इंडिया का नहीं है, ठीक है ना. किसी भी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है जो कि आउटसाइड इंडिया कमिट किया है बट वो इंडियन लॉ में जो है भारतीय न्याय संहिता में जो है वो क्या है, ऑफेंस है. और अगर जो है वो इंडिया में आ जाता है तो हम उसे क्या मानेंगे,
ऑफेंस मानेंगे। सबसे पहली बात है, एक बात को समझो, हम कहते हैं कि अगर इंडियन सिटीजन ने किया है, इंडिया में किया है, बियॉन्ड इंडिया किया है, पनिशेबल है। कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके किया है तो भी पनिशेबल है। शिप और इंडिया के एयरक्राफ्ट पे बैठकर किया है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है तो भी हम मानेंगे कि वो ऑफेंस है। मैं अब आपसे एक सवाल पूछूंगी और आपको मेरे को सवाल का आंसर देना है, पर उससे पहले जो है आप अपनी नोटबुक्स में एक बात को लिख लीजिएगा। यूजुअली हम जो ये क्लॉज 4 है, हम इसको रीड करते थे 188 सीआरपीसी के साथ, ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। वी स्टडी इट विद सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी प्लस क्लॉज 3 को हम क्लॉज 4 को हम पढ़ते हैं 188 सीआरपीसी प्लस क्लॉज 5 के साथ। प्लस क्लॉज 5 के साथ, क्लॉज 5 जो वाला दिया हुआ है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। स्टोरी में कुछ नहीं है बेटा, स्टोरी बड़ी सिंपल सी है, और वो आपको एक बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि देखो इंडिया में रह के किया, किसी ने भी किया तो ऑफेंस है। अब आप मेरे को एक चीज बताओ ना, बाहर से कोई फॉरेनर आ जाए और वो मेरा मर्डर कर दे जस्ट बिकॉज ही इज अ फॉरेनर, तो हम उसको इंडिया में ट्राई नहीं करेंगे। क्लियर, साफ सीधी सी बात, ठीक है ना। अब हम आते हैं क्लॉज 4 और क्लॉज 5 पे। वो कहते हैं कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी ऑफेंस करता है इंडिया से बाहर और अगर वो इंडिया आ जाता है तो वो इंडिया में ट्राई हो सकता है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पर अब आप मेरे क्वेश्चन को समझना। एक ऑस्ट्रेलियन जिसने ऑस्ट्रेलिया में ऑफेंस किया, एक ऑस्ट्रेलियन जिसने ऑस्ट्रेलिया में एक ऑफेंस किया, अब वो 3 महीने बाद जो है वो इंडिया आ जाता है और वो इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता है। 3 महीने पहले एक ऑस्ट्रेलियन ने ऑस्ट्रेलिया में ऑफेंस कमिट किया था और वो जो है इंडियन लॉ में भी क्राइम है। अब क्या हुआ कि 3 महीने बाद, क्राइम कमिट करने के 3 महीने बाद वो इंडिया आ जाता है और वो इंडिया की सिटीजनशिप ले लेता है। तो क्या हम उसे आज जो है इंडिया में उस ऑफेंस के लिए ट्राई करेंगे? कितने लोग यस कह रहे हैं, कितने लोग नो कह रहे हैं? पहले तो यस वाले बता दो कि ट्राई करेंगे। हाथ खड़ा करो, ऐसे गर्दन नहीं हिलानी है। हम्म, करेंगे। कितने लोग कह रहे हैं नहीं करेंगे? क्यों? वैष्णवी मानो तो उसको वहां पे भी ऑफेंस में पनिशमेंट नहीं मिली। करेंगे, करेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स करेंगे। तुम लोग अभी रुक जाओ, मैं डंडा मंगा रही हूँ, रुको तो सही। हाँ हाँ, यस का है तभी तो डंडा मंगा रही हूँ, रुको थोड़ी देर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अभी भी ले लो डिफेंस, बच जाओगे। वैष्णवी और विंध्या को तो छोड़ दो तुम, उन्होंने हाथ तो सही में खड़ा किया है पर एक्सप्लेनेशन गलत दिया है। सुनो मेरी बात, अंकिता, हे भगवान मुझे उठा लो। मान लो कि मैं इंडिया की सिटीजन नहीं हूं, मान लो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक क्राइम कमिट कर दिया, ठीक है, और वो इंडियन लॉ में भी क्राइम है। मान लो मैंने ऑस्ट्रेलिया में मर्डर कर दिया, मेरे को नहीं पता मैंने किसका मर्डर किया, पर मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप है, ऑस्ट्रेलिया में मर्डर कर दिया और मर्डर करके 3 महीने बाद इंडिया में आ गई और इंडिया की सिटीजनशिप ले ली। तो अब आप मुझे ऑस्ट्रेलिया में जो मैं क्राइम कमिट करके आई हूं उसके लिए इंडिया में ट्राई करोगे? डेफिनेटली। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड।
तुम लोगों का बेस इतना खराब है ना कि मेरे को, मैं सच्ची में डंडा मंगाऊंगी। और तुम लोगों के ना वो जब मैं छोटी थी ना स्कूल में, तो मेरी एसएसटी वाली टीचर ना ऐसे हाथ पे स्केल मारती थी। डस्टर नहीं, जो वो मेरे टाइम पे 5 रुपीज का ना लकड़ी का स्केल आता था, और वो बहुत जोर जोर से मारती थी। अच्छा मुझे एक चीज बताना। हाँ। बताओ। ओहो आयुषी, तुम्हें, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया था, उसके बाद तुमने मेरा जो है वो क्या कहते हैं, दिल तोड़ दिया। बेटा क्रिमिनल लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया नहीं था। क्या सिटीजनशिप रेट्रोस्पेक्टिव हो सकती है? फिर क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव होता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव? जो तो पीछे वाला लॉ आज भी अप्लाई करे। कुछ याद आया? मैंने तब चिल्ला चिल्ला के तुमको एक कहानी पढ़ाई थी। हाँ जी। एक केस तो मैंने तो सब कुछ पढ़ाया है भैया, आप लोग ही नहीं पढ़ते हो। आर से था। क्या बताया था मैंने? कि अगर मान लो कोई, जिस लॉ की पनिशमेंट 10 साल है, और वो चेंज होकर, अच्छा तुम मेरे को एक चीज बताओ, मैंने कितना चिल्ला चिल्ला के ये बात बताई थी ना, कि क्या कहते हैं, मैंने कितना तुमको ये चीज बताई थी कि अगर कोई चीज तुमने आज एक एक्ट किया है जो आज ऑफेंस नहीं है। आज तुमने एक एक्ट किया अभिषेक, तुमने मैडम को चांटा मारा। मैडम को चांटा मारना आज ऑफेंस नहीं है, पर कल वो ऑफेंस बन जाएगा, तो तुम लाइबल होगे। देखो कितनी जल्दी बोला नो मैम। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, कि वो 3 महीने बाद अगर उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले भी ली, तो इंडियन लॉ में उसको कैसे प्रोसिक्यूट करोगे? क्योंकि क्रिमिनल लॉ तो रेट्रोस्पेक्टिव होता ही नहीं है। क्रिमिनल लॉ तो क्या होता है? मैं अपना सर पकड़ लूं दीवार में मारूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं तो तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में कितना डिटेल में पढ़ा कर आई हूं ये पॉइंट। कहीं ना कहीं यू रिलेटेड इट वेल विद जियो पार्टी, बट गाड़ी जो है वो गोल मुड़ गई। अभी भी कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया, मुझे पता है अभिषेक। देखो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अफजल यू अंडरस्टैंड? मुझे तो क्या हो गया, हार्डली मैटर्स, समीर हार्डली मैटर्स, क्लॉज 4 आपको ये नहीं कहता? क्लॉज 4 आपको ये नहीं कह रहा कि आप जो है क्या कहते हैं, देखो मेरी बात को समझो। मैंने आपको कहा, मैं आपको एक बहुत बेसिक बात बता रही हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दिल्ली जुडिशरी के इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, और ना वो आपसे सिर्फ, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ। क्लॉज 3 आपको कह रहे हैं कि कोई ऑफेंस आपने इंडिया में किया है और आपको इंडिया में ट्राई किया जा सकता है, समझ में आ रही है बात? क्लॉज 4 और 5 आपको कह रहे हैं कि आपने इंडिया में बैठ के किया, बियॉन्ड इंडिया किया, इंडिया के शिप पे किया, इंडिया की एयरक्राफ्ट पे किया, इंडिया के रिसोर्स, कंप्यूटर रिसोर्स को यूज करके किया। यहाँ पर टेरिटरी जो है वो इशू नहीं है। हेयर टेरिटरी इज नॉट इशू, बट आपने सब कुछ जो है वो कैसे किया? इंडिया के इंडिया के बाहर किया, बट इंडिया के थिंग को और सबको यूज करके किया। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? ठीक है, इंडिया के शिप और एयरक्राफ्ट बैठे हो और आपने जो है अबटमेंट कर दिया। हम आपको कह रहे हैं कि तो आप जो है, आप कोई भी हो, आपको ट्राई किया जा सकता है,
समझ में आई बात? बट अब हम आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टोरी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की नहीं है। यहाँ पर स्टोरी ये है, आपने एक ऑफेंस किया अपने देश में बैठ के और आप उसी देश के वासी हो, ठीक है, और बस वो इंडिया में भी ऑफेंस है। समझ में आ गई बात? आप मुझे एक चीज़ बताओ कि फॉरेन कंट्री में कितने लोग जो हैं वो जिनकी फॉरेन सिटीजनशिप होगी वो ऑफेंस करते होंगे, ठीक है, और अब जब वो क्या कहते हैं, लेट्स सपोज कि उनको वहाँ पर ट्राई किया नहीं किया, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा वो डोमेन ही नहीं है। अगर उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई और मान लो कि मैं ऑस्ट्रेलियन थी, मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई, मैंने कहा कि अफजल तुम्हें पता है मैंने तो ऑस्ट्रेलिया में खून किया था, नहीं किया उन्होंने मेरे को ट्राई, तो अब क्या इंडिया वाले मुझे ट्राई कर देंगे? हम कह रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव कब से होने लगा? सिटीजनशिप आपकी आज से मानी जाएगी ना। आज से आपने इंडिया में कोई क्राइम कमिट करा तो आप लाइबल हो सकते हो, पीछे कुछ भी किया हो हमें क्या? खुद सोचो ना। हाँ, अगर वो ऑस्ट्रेलिया होता, इंडिया में आके रहता तो अब तो ट्रायल कर सकते होती इंडिया की। बिल्कुल कर सकते थे अगर वो किसी चीज को अफेक्ट कर रहा हो तो, बट यहाँ पर तो इंडिया में होना चाहिए। आयुषी कह रही है मैम एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए। लिखवाऊंगी, बिल्कुल लिखवाऊंगी। अच्छा मैं ना आपसे एक और चीज़ पूछती हूँ। ठीक है, बताओ एक और क्वेश्चन। एक फॉरेनर ने एक इंडियन को हाई सीज में मार दिया। यू अंडरस्टैंड हाई सीज? हाई सीज क्या होता है? 12 नॉटिकल माइल्स के अवे जो है, जो कुछ भी है वो हमारी टेरिटरी से बाहर है। हम हमारा वहाँ पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, साफ सीधी सी बात है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ एक फॉरेनर ने एक इंडियन को एक हाई सीज पे मार दिया, ठीक है। अब और ना अब क्या हुआ कि प्लेन जो है ना वो इंडिया आ गया, हाई सीज पे मार दिया तो शिप हो गया, कुछ भी हो गया, वो इंडिया आ गया, ठीक है। बट अब जो है वो प्लेन या वो शिप जिसमें भी उसको मारा वो इंडिया का नहीं था। समझ में आ रही है बात? तो बताओ कि अब उसको इंडिया में ट्राई किया जाएगा या नहीं? उसको छोड़ दो, हाई सीज पे मार दिया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अपने टेरिटरी में नहीं आता ना। हाँ नहीं आता। वेरी गुड, बस बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, और मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ? यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ना तो वो इंडिया का शिप था, ना वो इंडिया का प्लेन था, ना वो इंडिया का रिसोर्स सिस्टम था, ना ही वो क्या कहते हैं कुछ था, तो इंडिया की टेरिटरी में नहीं था ना। तो बस अब फॉरेनर ने मारा, इंडियन को मारा, वो हम समझ पा रहे हैं, पर वो ट्राई कहाँ होगा? अपने देश में। बस बात समझ में आई? इंडिया में आ रहा है, अगर हुआ है तो भाई हमारे तो ऑलरेडी इतने केस पेंडिंग है, हमें देश दुनिया की प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। अरे तो इंडियन सिटीजन को मारा है तो ट्राई तो वही होगा, हाई सीज पे मारा है ना। तुमको पता है कि जूरिसडिक्शन जैसी एक चीज होती है। तुम मेरे को एक बात बताओ अभिषेक, तुम ना रोहिणी कोर्ट में जज बन गए, दिल्ली में बन गए, तुमको रोहिणी कोर्ट दे दी, ठीक है। तुम एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना क्या कहते हैं डीएलएफ प्रोमेनाड साकेत चले गए, ठीक है। अब तुमने देखा कि वहां पर ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ना बैग जो है एक चोर लेके भाग गया, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, तुम रोहिणी कोर्ट में उसका जूरिसडिक्शन ले सकते हो? क्या भी रहेगा। हाई सीज पे इंडिया का जूरिसडिक्शन है, तो इंडिया कैसे ट्राई कर सकती है, चाहे इंडिया को भी, इंडियन के पर्सन को भी मारा हो? अब मैं तुमसे एक बड़ा बेसिक सवाल पूछती हूँ,
क्योंकि दिस हैपेंड इन माय फैमिली, नॉट इन माय फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। तो कंफ्यूज हो रहा था ना यहाँ पे आपने सुन तो लो पूरी बात। Two of my relatives, both husband and wife, of 50 to 60 years of age, they were, they had a business in uh, Azerbaijan something, कुछ नहीं, दैट इज नॉट अजरबैजान, वो तो बड़ी फेमस हो गया आजकल घूमने के लिए, दैट इज इन साउथ अफ्रीका। तो क्या कहते हैं, युगांडा, अब सॉरी दैट इज अबिदजान, यस, अफ्रीका में देयर इज वन प्लेस अबिदजान, ठीक है। तो वहाँ पर ना स्टील का बहुत अच्छा बिजनेस है। तो मेरे अंकल आंटी का वहाँ पर स्टील का बहुत अच्छा बिजनेस था, जिसको उन्होंने एक बंदा रखा हुआ था, ठीक है, तो अपनी ही कम्युनिटी का, जो वहाँ पे देखता था। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या हुआ कि वो लोग इंडिया से ट्रैवल किया, बिल्कुल रिसेंट केस है, बहुत न्यूज़पेपर में भी आया था, ठीक है। तो उन्होंने इंडिया से जैसे ट्रैवल किया, वो फ्लाई किया, वो ना जो है अबिदजान पहुंच गए, बट ना जो जहाँ पर दे आर सपोज टू लिव वहाँ पर वो नहीं पहुँचे, ठीक है। तो उनका मिसिंग कंप्लेंट उनके बेटे ने लिखवाया कि मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा मेरे पेरेंट्स से, एंड दे आर मिसिंग। तो सब कुछ सर्च वर्च हुआ, तो उनकी डेड बॉडी जो है वो मिली उसी के घर में जो उनके बिजनेस को लुक आफ्टर करता था, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि हम इंडिया में उसको कैसे ट्राई करेंगे? अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मैं आपको कह रही हूँ कि एक ऑस्ट्रेलियन ने मर्डर किया ऑस्ट्रेलिया में। मर्डर करना है तो ऑफेंस इंडिया में भी है, पर अब उसने मर्डर वहां पे कर दिया, ठीक है ना, तो इंडिया की टेरिटरी है, चाहे उसने इंडिया के सिटीजन को मारा हो, चाहे किसी को भी मारा हो। समझ में आ रही है बात? मैं आपको कह रही हूँ कि आप उसको इंडिया में कैसे ट्राई कर लोगे। इंडिया के कितने लोग बाहर मरते हैं, कनाडा में एक्सीडेंट से मर गए, शूट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इंडिया में ट्रायल हो सकता है? नहीं हो सकता। आप बॉडी मंगाने के लिए तो जो है वो मंगा सकते हो, पर केस तो वहीं चलेगा ना, ही विल बी लाइबल और नॉट। समझ में आई बात? पहली चीज़। अब मैं आपको जो है वो दूसरी चीज़ समझाती हूँ कि आप जिससे कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ पर इट्स नॉट अबाउट टेरिटरी, इट इज़ नॉट अबाउट टेरिटरी, इट इज़ अबाउट कि इंडिया का बंदा या इंडिया से अलग कोई और बंदा, एनी पर्सन जो कुछ भी है, जिसका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं है, फॉरेनर है, ये है, वो है, कुछ भी है, उसने ऑफेंस कमिट किया है या तो इंडिया में या इंडिया के बाहर, ठीक है। पर कैसे किया है? इंडिया की शिप पर बैठकर, इंडिया की एयरक्राफ्ट पे बैठकर, इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स सिस्टम पे बैठकर। अगर उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको जो है क्या किया जा सकता है, इंडिया में ट्राई किया जा सकता है। आप मुझे एक बात बताओ कि ये तो ही पहली कहानी, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी बताती हूँ। एक ऑस्ट्रेलियन ने ऑस्ट्रेलिया में मर्डर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले देखेंगे ना, चाहे इंडिया के बंदे को मारा हो, चाहे साउथ अफ्रीकन को मारा हो, सानू की, जो मर गया मर गया, ठीक है। अब हम ये बात कह रहे हैं कि पर अब क्या हुआ कि वो ना भागकर जो है इंडिया आ गया। इंडिया तो सबको दर्शन दे ही देता है रहने के लिए, ठीक है। वो इंडिया आ गया, उसने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली। तो अब ये सब अप्लाई नहीं करेगा ना। ये सब अप्लाई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं आपको एक चीज कह रही हूँ कि क्रिमिनल लॉ रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई नहीं करता है। क्रिमिनल लॉ कभी पीछे से अप्लाई करता है? आप मुझे एक बात बताओ, आज जो है, लेट सपोज आज इंडिया में एडल्ट्री ऑफेंस नहीं है और मैंने जो है एडल्ट्री कर दी, कल को एडल्ट्री ऑफेंस बन गया, तो आज जो मैंने एडल्ट्री करी है उसके लिए मुझे पनिश कर दोगे? बस। और एक बात बताओ, सिटीजनशिप तो आज से अप्लाई होगी ना, आज से पहले मैंने कुछ भी किया हो। सब सीधी सी बात है। आई होप नाउ थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। पर्सन था ना, ताकि कोई भी वहाँ पे उसने क्राइम किया, वहाँ का मर्डर यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं अगर वहाँ का कोई हाँ, ऐसे कैसे हो सकते हैं? सिटीजनशिप हो और बिल्कुल होगी। अब ना आप ना नीचे की इलस्ट्रेशन पढ़ो। इलस्ट्रेशन पढ़ो, इलस्ट्रेशन पढ़ लो। A who is citizen of India commits murder in any place without and beyond India, he can be tried and convicted of murder in any place in India where he may be आगे बात समझ। बस। हाय राम, छोटी सी चीज से समझ ही नहीं आई। एनी वर्जन कह दिया मैंने इसको देखा ही नहीं कि ये चीजें होनी चाहिए कि तो ये मैंने तो बताया था, अब तुम कान बंद करके बैठोगे तो मेरी क्या गलती है? चलो, चलिए।
अब मैं यूजुअली बच्चों से ना ये ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जाम्पल जो है वो पूछती हूँ, और ना फिर ना वो कहते हैं कि हाँ मैम होगा, आप गलत बता रहे हो। और फिर मैं बताती हूँ बड़ी छोटी सी चीज़ है, क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। आप ये बात अपने जीवन में याद रख लो, क्योंकि अगर तुम किसी इंटरव्यू पैनल के आगे गए और तुमने कह दिया लाइबल है, तो ना वो तुम्हारे मुंह पे ना पेन फेंक के मारेंगे, कहेंगे कि तुमको इतना सा नहीं पता कि क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। एंड यू ऑल, इन दो को छोड़कर यू ऑल, तुम लोगों ने तो कॉन्स्टी पढ़ा है, और तुम्हारे तो कॉन्स्टी में बड़े अच्छे नंबर आए थे, तो केस लॉ वॉइल सब गायब हो गया हवा में। आर आर कुछ होता है मैम, कुछ कुछ याद नहीं है, फिर भी आंसर गलत है। भागो यहाँ से तुम लोग। चलो 6 पर आओ, क्लास 6 पर आइए। और क्लॉज 6 को पढ़ो, और फिर मुझे बताना कि क्लॉज 6 क्या कहता है। रुक जाओ, पढ़ लो पहले, औरों को भी पढ़ने दो। और एक चीज ना अपने उसमें लिख लो, कॉपी में लिख लो, तुम कभी नहीं भूलोगे कि विक्टिम किस कंट्री का, ये मैटर ही नहीं करता है। विक्टिम किस कंट्री का, ये मैटर ही नहीं करता है। एक चीज और लिख लो, वरना तुम मेरे से सवाल पूछोगे फिर। इंडिया में फॉरेन की एम्बेसी इंडिया की टेरिटरी नहीं होती है, याद रखना। इंडिया में फॉरेन की एम्बेसी होना इंडिया की टेरिटरी नहीं है। इंडिया में अगर फॉरेन की कोई एम्बेसी है तो वो इंडिया की टेरिटरी नहीं कहलाती है, याद रख लेना इस बात को। हाँ एक चीज और, जरा मुझे बताना, अब मैं तुमसे एक एग्जांपल पूछती हूँ, मुझे बताना कि ये कौन से क्लॉज में फॉल करेगा। और आई होप ये जितना मैंने सब बोला है तुम अपनी कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है। तो अब जो है, अब आप मुझे एक चीज बताओ, लेट सपोज कि एक पर्सन अबेटर है जिसने पाकिस्तान में बैठ के अबेटिंग की है, अबेटमेंट किया है। ध्यान से सुन लो, एक पर्सन अबेटर है और उसने जो है वो अबेटमेंट किया है पाकिस्तान में बैठ के, बट उसने जो अबेटमेंट किया है उसका इफेक्ट जो है वो इंडिया में है। कौन सा क्लॉज अप्लाई करेगा, कौन सा क्लॉज अप्लाई करेगा। कौन कौन कह रहा है 3? तुमने तो 5 बोला था। हाँ जी, काइको। वेरी गुड, क्योंकि क्राइम का इफेक्ट जो है वो इंडिया में हुआ है, तो इसीलिए क्लॉज 3 अप्लाई करेगा। तो आई होप आपको क्लॉज 3 का इंटेंशन क्लियर है कि चाहे किसी आदमी ने कोई भी ऑफेंस कहीं पे भी बैठ के किया हो, पर उसका इफेक्ट अगर इंडिया में है तो क्लॉज 3 विल अप्लाई। थैंक यू सो मच। और वो कहते हैं कि बाहर हुआ हो पर किसी इंडियन ने किया हो, या इंडियन शिप एयरक्राफ्ट या किसी और पे किया हो, तो तब जो है वो उसको ट्राई किया जाएगा। साफ सीधी छोटी सी कहानी है। आई होप जो है अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्लॉज 6 पे आ जाते हैं। क्लॉज 6 एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provision of any special or local law.
कुछ नहीं कह रहा, वो आपको ये कह रहा है कि ना ये जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर हो गए, सेलर हो गए, एयरमैन हो गए, अपनी सर्विसेज को परफॉर्म करते समय अगर उन्होंने म्यूटिनी या डिजर्शन कर दिया है तो वो भारतीय न्याय संहिता में जो है वो लाइबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनके अपने मार्शल लॉज और ये सब बने हुए हैं, उसमें माने जाएंगे। और वो कह रहे हैं कि ना कि क्या कहते हैं कि वो स्पेशल और लोकल लॉ को भी अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो पढ़कर आए हैं दैट स्पेशल लॉ विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल लॉ। बस। डिजर्शन होता है कि क्या कहते हैं, भगवान नगर है ऐसा कभी किसी के साथ हो, बट क्या कहते हैं कि मियाँ बीवी की नहीं बन रही और पति छोड़ के भाग गया, कि क्या कहते हैं चलो टाटा बाय बाय, मैंने तुमको त्याग दिया है, अब जो है मैं जा रहा हूँ। हाँ, और तुम तो एक सेकंड तुम तो हिंदू लॉ पढ़ चुके हो। क्यों सर ने डिजर्शन का मतलब नहीं बताया था? फिर बहुत डीप बताया था सर ने, ये तो नहीं बता दिया कि बीवी मेरी छोड़ के चली गई है और डेजर्ट करके चली गई है, ऐसा कुछ तो नहीं बताया सर ने। चलो बस फिर, मैंने कहा कभी सर ने ये एग्जाम्पल दे दिया हो। पागल हो क्या तुम? छोटा बच्चा है उनका, इतना प्यारा सा, उनकी हंसती खेलता जीवन है, क्यों उनको उनको जो है वो डिजर्ट करवा रहे हो? चलिए, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अगर अभी भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स इसको क्लियर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं बताऊंगी। देखो मैं इतना फन फन में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि चीजें आपको टेक्निकल लग सकती है पर है बड़ी आसान। क्यों तुम सर की हंसते खेलते जीवन में आग लगा रहे हो? सर का बच्चा तो इतना प्यारा है, क्या कहते हैं, इतनी छोटा सा है, पर सर को लगता है कि वो बदमाशियां करता है। सर, हाँ सर बड़े परेशान रहते हैं उससे। एक दिन सर आए, एक दिन सर बता रहे थे कि, मैंने कहा सर क्या हो गया, क्यों परेशान हो? बोले मैम क्या करूँ, मेरे बच्चे ने मेरे नाक में दम किया हुआ है। मैंने कहा क्या हो गया सर, क्यों? बोले मैम उसको हम मेन गेट खोल के अगर थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं, तो मेन गेट खोला और पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने पत्थर उठा के साथ वाले बच्चे पे मार दिया। मैम अभी तो वो 2 साल का है, जब वो बड़ा होगा तो फिर क्या होगा? तो मैंने कहा सर यही तो एक कारण है कि देखो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं कि अभी मैं किसी बच्चे को संभाल पाऊँ। दिस इज द ओनली रीज़न। चलिए, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। चलिए, और आजकल के बच्चों को संभालना तो इट्स रियली टफ। हमारे पेरेंट्स हमें मार पीट भी देते थे, हमारी तो बहुत पिटाई होती थी। चलो अच्छा ठीक है, केस का नाम लिख लो, मुबारक अली अहमद, MOBARLIK, मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1957 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। ठीक है। 1957 सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कुछ था, फैक्ट जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, चाहो तो पढ़ लेना इसको। थोड़ा सा ये कराची में बैठ के उसने जो है कुछ चीटिंग का ऑफेंस किया था, कुछ ऐसा था, राइस को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने का था, पैसे वैसे देना देना ना देना, समथिंग लाइक दैट। तो जो है ना 318 क्लॉज 4, 318 क्लॉज 4, ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता का, और 420 जो है वो BNS का, ठीक है। तो उसने जो है 420 IPC का और 318 क्लॉज 4 BNS का, यही तो बोला है मैंने, दोनों बार BNS बोल दिया था। चलो माय मिस्टेक। चलिए, पढ़ रहा है, पढ़ने दो उसको। चलो, तो बस इस केस में और कुछ नहीं हुआ था, तो उसको जो है ऑफेंस माना गया था कि भाई फॉरेन में बैठ के भी उसने किया है, बट उसका इफेक्ट जो है वो कहाँ पे है, इंडिया में है, तो बस इसीलिए ही विल बी लाइबल फॉर दैट। चलो अब बहुत मजाक मस्ती हो गई है, अब तुम चुपचाप स्ट्रेट अवे सेक्शन 3 पे आ जाओ। और सेक्शन 3 में जो है ना तुम्हारी स्टोरी ऐसे बिगड़ने वाली है ना, क्योंकि तुमने कभी ऐसा पढ़ा नहीं होगा। जनरल एक्सप्लेनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस। और अब सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लो एक कहानी, जनरल एक्सप्लेनेशंस के विद रिस्पेक्ट टू कि सेक्शन नंबर 6,
सेक्शन आप एक काम करेंगे मेरे कहने से, व्हाट यू विल डू, ऐसे करना, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 और आगे का स्पेस खाली छोड़ देना। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 27, नीचे लिखो 27, 32, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 34, 35, 36, 37, 38, ये सारे के सारे सेक्शंस हैं आईपीसी के। ऑल दी सेक्शंस आर ऑफ आईपीसी। आपकी समझदारी के लिए बता देती हूँ, सबको कंपाइल करके सेक्शन 3 में डाल दिया गया है। सेक्शन 3 क्लॉज 1, 3 क्लॉज 2, 3 क्लॉज 3, 3 क्लॉज 4, 3 क्लॉज 5, 3 क्लॉज 6, 3 क्लॉज 7, 3 क्लॉज 8 and 3 clause 9. बस लिख लो ना पूरा का पूरा लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कुछ नहीं है। लाइन में पूरा लिख लो। 6 को जो है 3 क्लॉज 1 बना दिया गया है, 7 को जो है वो 3 क्लॉज 2 बता दिया गया है, 27 को 3 क्लॉज 3 बता दिया है, 4 5 6 फिर इस तरह से इन्होंने पूरा बना दिया है। They have made it like that. मैं आपको बता देती हूँ कि सेक्शन 6 जो है आईपीसी का, जो कि अब 3 क्लॉज 1 बन गया है भारतीय न्याय संहिता का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में, जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। और उसके बाद जो है सेक्शन 7 जो कि अब 3 क्लॉज 2 बन चुका है, वो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में, वो बात करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस के बारे में। और जब भी आप पढ़ते हो तो आप इसको ज़रूर मेंशन किया करो। आइए क्लॉज 1 पे, थ्रू आउट दिस संहिता रीड करो क्लॉज 1 को। रीड करो क्लॉज 1। और क्लॉज 2 भी। क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 को आप रीड कीजिए। देखो, throughout the Sanhita, every definition of an offence, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provisions or illustrations। वो आपको कुछ नहीं कहता, हर पार्ट के इस संहिता में जो है जो कुछ भी यूज़ किया गया है वो कॉन्फर्मिटी में होगा जो इस चैप्टर के बारे में बात करता है जर्नल एक्सेप्शंस के। वो आपको सिंपल सी एक बात बता रहा है, वो आपको और कुछ नहीं कह रहा है। वो आपको एक बात कह रहा है कि जर्नल एक्सप्लेनेशन जो है वो नीचे बताता है कि एक्सप्लेनेशन के साथ आप रीड करेंगे और एक्सेप्शंस को ध्यान में लेके चलेंगे, वो बताता है क्लॉज 1 जो सेक्शन 6 था आईपीसी का, और एक्सप्लेनेशन है 7 ऑफ आईपीसी। देखो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना कि वो आपको क्या कह रहा है, तो वो आपको एक बड़ी सिंपल और बड़ी छोटी सी कहानी कह रहा है कि जब भी कभी
जब भी कभी आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे तो आप हर ऑफेंस में जनरल एक्सेप्शंस को प्रिज्यूम करके चलेंगे बस, और वो आपको कुछ नहीं कह रहा। मतलब कि अगर किसी ने मर्डर किया तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि क्या पता उसने अनसाउंडनेस में कर दिया हो, और वो कह रहे हैं कि जो डेफिनेशंस, जो बातें आपको बताई गई हैं, लेट्स सपोज कि उन्होंने आपको कह दिया कि थेफ्ट ऐसे ऐसे माना जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि वो जनरल एक्सेप्शंस में रिपीट नहीं किया गया है, बट आप जो है मान लेना कि अगर उसमें से कोई एक्सेप्शन फॉल करता है तो हम उसको जो है वो ले लेंगे, और कुछ नहीं कह रहा। आप जो है इसकी इलस्ट्रेशन देखो। The sections in this Sahita which contain definition of offences do not express that a child under 7 years of age cannot commit such offence। अब जब हमने definition पढ़ी offense की, तो क्या हमने उसमें ये बात पढ़ी कि एक 7 साल से कम का बच्चा अगर कुछ करता है तो हम offense नहीं मानते हैं, but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offence which is done by a child under 7 years of age। तो कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी बच्चे ने 7 साल से कम के बच्चे ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है, तो हमें ऑफेंसेस की डेफिनेशन नहीं बताती कि वो ऑफेंस है कि नहीं है, पर हमें जनरल एक्सेप्शन पढ़ के ये बात पता चल जाती है कि वो ऑफेंस नहीं है। तो बस हम ये बात कह रहे हैं। अब बी देखो, अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रीहेंड जेड। पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के जेड को जो है वो अरेस्ट कर लेता है, जिसको लगता है कि उसने क्या कमिट किया है, मर्डर कमिट किया है। हेयर ए इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहाँ पर ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि उसको गुड फेथ में लगा कि उसने मर्डर किया है, इसीलिए मैं उसको अरेस्ट कर लेता हूँ। अब वो आपको आगे कहते हैं फॉर ही वॉज बाउंड बाय लॉ टू अप्रीहेंड दैट, क्योंकि उसको लगा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, कोई मर्डर करके भाग रहा है तो मैं अरेस्ट कर लेता हूँ। एंड देयरफॉर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन विच प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ टू डू इट। तो क्या कहते हैं ना, वो आपको ये बात बता रहे हैं कि आपको जो है डेफिनेशन क्लॉज में और सब जगह जितनी भी बातें लिखी गई हैं, तो अगर वो रिपीट नहीं भी की गई हैं तो आप जनरल एक्सेप्शन को साथ लेकर चलेंगे कि अगर मान लो किसी ने अनसाउंडनेस के उसमें किया है, किसी ने इंटॉक्सिकेट होके किया है, या किसी को इनसैनिटी है, या फिर किसी को नेसेसिटी है, तो आप हर एक्ट को इसके साथ डील करके देखेंगे। समझ में आई बात? चलो अब क्लॉज 2 पे आ जाओ। क्लॉज 2 बात करते हैं, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज्ड इन एवरी पार्ट इन दिस संहिता इन कॉन्फॉर्मेटिव विद द एक्सप्लेनेशन। अगर एक्सप्लेनेशन को रिपीट नहीं भी किया गया है तो उसको हम साथ लेके चलेंगे, वो एक सिंपल सी बात कह रहा है। क्लॉज 3 जो है वो 27 है आईपीसी का। सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि पर्सन के स्पाउस, क्लर्क या सर्वेंट के पोजेशन में है, अगर उस पर्सन ने दिया तो हम ये मान लेंगे कि वो प्रॉपर्टी उसी के पोजेशन में है। अगर कोई प्रॉपर्टी आपने अपनी वाइफ को दिया, आपने अपने क्लर्क को दिया, आपने अपने सर्वेंट को दिया, तो हम मान लेंगे कि वो प्रॉपर्टी जो है वो आप ही के पोजेशन में है और कुछ नहीं कह रहा वो। देख लो, पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेली और अ पर्टिकुलर ओकेजन इज द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस टेम्परेरी और परमानेंट हो, वो आपका सर्वेंट और क्लर्क माना जाएगा। बात खत्म। क्लॉज 4 पे आओ। In every part of this Sanhita except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omissions। हम ये already पढ़ चुके हैं, मुझे आपको इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। that what is illegal omission we have already studied it। जब तक कोई contrary intention appear नहीं होती तो हम मान लेते हैं कि illegal omission किसे कहते हैं। illegal omission हम उसे कहते हैं, बच्चे को आपको बचाना चाहिए था, आपकी ड्यूटी थी, आपने बचाया नहीं, तो आप लीगली बाउंड थे करने के लिए, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। अब मैं आपको बताती हूँ जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 5, 6 और 7। 5, 6 और 7 जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 8, 9 भी है, बट आप सबसे पहले 5 पे आ जाओ और 5 को बड़ा बड़ा लिख लो। सेक्शन नंबर 34 ऑफ आईपीसी, सेक्शन नंबर 34 ऑफ आईपीसी। 34 ऑफ आईपीसी। 6 के आगे लिख लो 35 ऑफ आईपीसी। 7 के आगे लिखो 36 ऑफ आईपीसी। 8 के आगे लिखो 37 ऑफ आईपीसी, साथ साथ लिखो वरना आप भूल जाओगे। देन 38 ऑफ आईपीसी, साथ 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 आप जो है उसके आगे लिख लो क्लॉज 9 तक, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कल की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ टुमारो कम, ठीक है।
कोशिश करना कि छुट्टी ना लो कल की, और कल हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हम इसको कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ना इसे हम रूल ऑफ एविडेंस क्यों बोलते हैं, हम लोग केस लॉस डिस्कस करेंगे बरिंद्र कुमार घोष का, हम ये सारी चीज़ें रीड करेंगे। पर अब आप एक बार मेरे कहने से ना क्लॉज 5, 6, 7, 8 और 9 रीड करो, देखो बात को समझो। कहते हैं क्लॉज 5 में, वेयर अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, एक क्रिमिनल एक्ट किया जा रहा है बहुत सारे लोगों द्वारा, बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, इसे मार्क कर लो। और अब आपको जैसे 34 टिप्स पे याद था ना, ऐसे ही आपको 3 का क्लॉज 5 टिप्स पे याद होना चाहिए। 3 का क्लॉज 5 आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। और ना कुछ नहीं करना है, आपको ये बात समझनी है कि पहले वो 34 था, अब क्या हो गया है 35, बस फिर तो इजी हो जाएगा ना, पहले 34 था अब क्या हो गया 35, बस ऐसे याद रखना है। समझ में आई बात, तो आपको इजी रहेगा। चलो अब कहते हैं कि आपने कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में एक एक्ट किया है, तो हम कह रहे हैं ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। अब मैं आपको एक बात कह रही हूँ कि वो आपको कह रहे हैं कि आपने जो है कॉमन इंटेंशन में कोई काम किया है तो सब लोग इक्वली पनिशेबल होंगे जैसे कि आपने वो काम खुद ही किया है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बरिंद्र कुमार घोष का, जिसे हम जो है पोस्टमैन ऑफिस केस भी कहते हैं। पोस्ट ऑफिस लूटने के लिए गए, एक आदमी गाड़ी में बैठ के जो है वो सेल्फ मारे हुआ है, एक जो है वो गेट पे खड़ा हुआ है, अंदर कुछ लोग चोरी कर रहे हैं। तो बेशक आप गाड़ी में बैठे हो, सेल्फ मारे हो, पर आप भी उतने ही इक्वली लाइबल हो जितने और लोग लाइबल हैं, ठीक है। तो वी हैव अ कॉमन इंटेंशन, यू हैव प्री अरेंज्ड प्लान, प्री मीडिएटेड माइंड, आपने जो है वो आपकी कॉमन इंटेंशन थी एक काम को करने की, ठीक है। और इसमें बड़े सारे सवाल हैं कि क्या मैम ऑन दी स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन जो है वो फ्रेम हो जाती है, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल हो सकती है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हम इसे बहुत डिटेल में जो है पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द डिक्टेशन इटसेल्फ, ठीक है। अब जो है हम आगे आते हैं क्लॉज 6 पे, जो कि है सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस। 35 ऑफ बीएनएस बात करता है क्लॉज 6 बात करता है व्हेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। आपने कोई काम क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया है और सेवरल पर्सन्स ने किया है, तो आप जो है सब लोग लाइबल हो जाएंगे फॉर सच नॉलेज और इंटेंशन फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज और इंटेंशन। तो आप इसके आगे लिखो, हम इसे कहते हैं सेम और सिमिलर इंटेंशन। और मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि कॉमन इंटेंशन और सेम और सिमिलर इंटेंशन में क्या डिफरेंस होता है। क्लॉज 5 बच्चे इज कॉमन इंटेंशन, क्लॉज 6 इज सेम और सिमिलर इंटेंशन। जितना आपने काम किया है उतने के लिए आप लाइबल हो। क्या हो रहा है कि क्लॉज 5 में तो आपका कॉमन इंटेंशन था, पूरा प्री अरेंज्ड प्लान था, बट अब क्लॉज 6 में क्या हो रहा है कि ना हम सब मिलके अभिषेक को मार रहे हैं। तो ना क्या कहते हैं तो ना विंध्या ने सोचा कि अरे सब इसको मार रहे हैं तो चलो 2 हाथ मैं भी साफ कर लेता हूँ। तो आपका जो है क्रिमिनल नॉलेज है और आपकी सेम और सिमिलर इंटेंशन है मारने की, क्लियर। तो जितना उसने किया है वो उतने के लिए पनिशेबल होगा, वेरी सिंपल। आ जाओ क्लॉज 7 पे, क्या हुआ, पूछो पूछो, चलो 7 पे आओ। when wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or omission is an offense, is to be understood that the causing of that effect partly by act and partly by omission is the same offense। यहाँ पर लिख लो intention common नहीं है, here intention is not common। हम कह रहे हैं आपका यहाँ पर लिख लो अपनी नोटबुक में, हेयर एंड रिजल्ट मैटर्स, हेयर एक्टस रियस मैटर्स। यहाँ पर एक्टस रियस मैटर करेगा, सेवरल पर्सन्स नहीं लिखा ना, सेवरल पर्सन्स नहीं लिखा, तो यहाँ पे वो अब क्या कह रहा है, आप नीचे वाली इलस्ट्रेशन को पढ़ो। ए इंटेंशनली कॉजेज जेड डेथ, ए ने इंटेंशनली जो है वो जेड की डेथ कॉज कर दी। कैसे की, थोड़ा तो उसको खाना खाने के लिए नहीं दिया और कुछ उसको मार दिया, और अल्टीमेटली उसका क्या हो गया,
मर्डर हो गया। क्या हुआ कि पहले तो उसको खाने के लिए नहीं दिया तो वो बेचारा वीक हो गया, उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं बची और फिर उसको पीटा भी। तो इस कारण से एनर्जी नहीं थी और इस कारण से जो है फूड नहीं मिला था, वो बेचारा मर गया। तो हमने कहा कि उसका आधा एक्ट तो था उसने खाना नहीं दिया, कुछ एक्ट था कि उसने उसको पीटा पकड़ के, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं एंड रिजल्ट क्या है कि वो बेचारा मर गया, तो हम कह रहे हैं ही विल बी लायबल फॉर मर्डर, कि उसने आधा कुछ एक्ट किया आधा कुछ एक्ट किया। इंटेंशन कॉमन नहीं है पर आपका एक्टस रियस देखा जाएगा। हम्म। तो सुधार लेने के और मैंने उसको कहा था कि हाँ। उसको लायबल नहीं नहीं, कौन लाइबल नहीं होगा, जो तुम्हारे साथ गया है? तुमने मारी है कि उसने मारी है मारी। गोली? हाँ तो क्या कहते हैं वो क्यों लाइबल होगा? कौन करेगा? अरे मैं तुम्हें इसके और एग्जाम्पल बता देती हूँ। और बताओ, चोरी करने के लिए गए हो, उस दिन भी तो बताया था कि चोरी करने के लिए दो दो लोग गए हो, तुम तो चोरी करके भाग लिए, सामने वाले ने जो है वो फीमेल की मोडेसिटी आउटरेज कर दी, तो तुम क्यों उसके लिए लाइबल होगे? वो थोड़ी ना कोई प्लान था, बात खत्म, सिंपल। चलो क्लॉज 8 पे आओ। कहते हैं वेयर एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स वेयर इंटेंशनली कॉपरेट्स। आप यहाँ पर ना जो ये है कॉपरेट को जो है वो मार्क कर लो। intentionally cooperates in the commission of that offense intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कॉपरेशन है, यहाँ पर कॉपरेशन है, कॉमन इंटेंशन नहीं है, कॉपरेशन है। अब देखो आप ना इसकी सारी इलस्ट्रेशन को देखो, क्योंकि मैं आपको रिपीटेड चीजें बता रही हूँ। क्लॉज 5 से लेके क्लॉज 9 तक की इलस्ट्रेशन प्रीलिम्स में 100% आती हैं। क्लॉज 5 से क्लॉज 9 तक की इलस्ट्रेशन प्रीलिम्स में 100% आती हैं। देखो अब ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड। ए और बी ने जो है ना वो अग्री कर लिया कि हम जेड का मर्डर करेंगे। बाय सेवरली एट ए डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम सम डोजेज ऑफ पॉइजन। अलग अलग उन्होंने जो है वो पॉइजन की डोजेज उसको दी। ए एंड बी एडमिनिस्टर दी पॉइजन अकॉर्डिंग टू द अग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। अब यहाँ पे तो उनका कॉमन इंटेंशन था कि उनको जेड का मर्डर करना है और वो जितनी डोजेज जो है वो डिसाइड हुई थी उतनी दे रहे थे। Z dies from the effects the several doses of the poison so administered to him। अब Z की डेथ हो गई जितनी भी डोजेज उसको दी गई थी। Here A and B intentionally cooperate in the commission of murder and as each of them does an act by which the death is caused therefore they both are guilty of the offense though their acts are separate। अब एक बात बताओ, दोनों की हरकतें अलग थी, पॉइजन दे रहे थे बात ठीक थी पर कट्ठे नहीं दे रहे थे, अलग अलग दे रहे थे। पर यहाँ पे उन्होंने इंटेंशनली क्या किया था, कॉपरेट किया था, तो दोनों को ही जो है वो मर्डर के लिए लाइबल माना जाएगा। आगे आओ। अब देखो ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स एंड एज सच हैव अ चार्ज ऑफ जेड। दोनों जो है वो जेलर है और उनके पास जेड जो है वो कस्टडी में है। अ प्रिजनर ऑल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर्स एट अ टाइम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ए एंड बी इंटेंडिंग टू कॉज जेड डेथ। ए और बी जेड की डेथ कॉज करना चाहते थे, नोइंगली उन्होंने कॉपरेट किया कि उन्होंने ना ओमिट किया और जो है ना क्या कहते हैं उसको फूड नहीं दिया। ठीक है, तो अब जब उन्होंने फूड नहीं दिया उन्होंने ऐसा कर लिया कि जब तुम्हारी ड्यूटी होगी तुम मत देना, मेरी ड्यूटी होगी मैं नहीं दूंगा, जिस कारण वश वो क्या हो गया, मर गया, भूख के कारण मर गया। तो हम कह रहे हैं कि वो मर्डर के लिए लाइबल होंगे। इंटेंशनली उन्होंने जो है वो कॉपरेट किया। अब जो है ना आप सी वाला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। A jailer has a charge of Z prisoner intending to cause Z illegally omits to supply Z with food। एक जेलर है जिसके अंडर जेड एक प्रिजनर है, उसने क्या किया, जेड की डेथ कॉज करना चाहा और जेड को फूड नहीं दिया। उसी के कॉन्सिक्वेंस में जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत रिड्यूस हो गई, बट स्टारवेशन की वजह से जो है वो उसकी डेथ सफिशिएंट नहीं थी होना। मतलब भूख के कारण सिर्फ खाली डेथ होना कोई ज़रूरी नहीं था। पर क्या हुआ, जब पता चला जेलर्स को कि क्या कहते हैं कि ऐसा कुछ ए है जो कर रहा है, तो उसको ऑफिस से हटा दिया गया। उसके बाद कौन आया, बी आया। बट यहाँ पर बी को कुछ नहीं पता था, बी का कोई कॉपरेशन नहीं था, बी का कोई कॉमन इंटेंशन नहीं था। बी विदाउट कल्यूजन और कॉपरेशन विद ए इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विद फूड। अब बी जो आया उसने भी जेड को फूड देना बंद कर दिया, नोइंग दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज जेड डेथ। अब इसको जो है वो पता था कि अगर मैं फूड नहीं दूंगा तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जेड डाइज ऑफ हंगर। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एज ए डिड नॉट कॉपरेट विद बी। ए इज गिल्टी ओनली ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। तो आप इस इलस्ट्रेशन के आगे लिख लो कि यहां पर देयर इज नो कॉपरेशन, यहां पर देयर इज नो कॉपरेशन।
ऊपर वाले एग्जाम्पल में देवर कॉपरेटिंग, ऊपर वाले एग्जाम्पल में देवर कॉपरेटिंग, नीचे वाले एग्जाम्पल में देवर नॉट कॉपरेटिंग। ए नहीं दे रहा था, पता चला हटा दिया। अगर बी आता उसको फूड मिल जाता तो क्या जेड मरता? नहीं मरता। बट अब बी ने भी नहीं दिया, तो अब जो है ए के कारणवश वो मरा नहीं, तो ही इज लाइबल फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि वो ऐसा एक्ट कर रहा था, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं बट बी के कारणवश वो मर गया, ठीक है ना, तो हियर बी विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर। अब आप आगे आइए, क्लॉज 9 पे आइए। Come to clause 9. Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. 38 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में बहुत बार आता है। और अब सबसे पहले ना आप इसकी इलस्ट्रेशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। वो आपको कहते हैं A attacks Z under such circumstance of grave and sudden provocation that his killing of Z would only be culpable homicide not amounting to murder. A ने जो है वो Z पे अटैक किया, पर क्या हुआ था? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ था, पर जो भी उसने किया था वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर था। अब क्या हुआ, उस दौरान B की कोई इलविल थी टुवर्ड्स Z और वो भी Z को मारना चाहता था। तो अब जो है पर जो है बी जो है उसके पास कोई प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं था, उसने क्या किया? ए को असिस्ट किया मारने में जेड को। तो यहाँ पर ए एंड बी बोथ आर एंगेज इन कॉजेज जेड डेथ, दोनों ने जेड की डेथ कॉज करना चाहा, बट बी जो है जिसकी इलविल थी, पता होते हुए उसने जो है वो काम किया, तो ही विल बी लाइबल फॉर मर्डर, पर ए इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। क्यों? क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में लिखा है कि अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है तो आप एक्सेप्शन में फॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको मेरी एक बात समझनी है, हम इसे बहुत डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे, हम इसको डॉक्ट्रीन्स के साथ जो है वो पढ़ेंगे, पर आपको मेरी यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी बात समझनी है कि यहाँ पर क्या हुआ, जो आप मुझसे कह रहे थे ना, वो ये भी हो सकता है वो वाली चीज़ कि आप लोग थेफ्ट करने गए और उसने जो है कुछ और ऑफेंस भी कर दिया, तो अब जो है वो उस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। आपके साथ थेफ्ट के लिए तो होगा ही होगा, बट अगर उसने कुछ और कर दिया तो डिफरेंस ऑफेंस के लिए भी लाइबल होगा। तो बस वो ये कह रहा है। बट यहाँ पे आपका ये ख़त्म नहीं हुआ है, कल हम बहुत डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे, और अगर हमें टाइम बचा तो हम थोड़ा सा पनिशमेंट को डिस्कस करेंगे। पनिशमेंट के बाद आई थिंक दैट विल बी जनरल एक्सेप्शंस, ठीक है ना। तो अब हम जो है उसको पढ़ेंगे, तो कल तो चलो हमारा यही हो पाएगा, तो कल हम इसको अच्छे से रीड करेंगे, प्लस थोड़ा सा पनिशमेंट वाला एरिया देखेंगे। क्लियर एवरीवन? तो अब जो है रियल लॉ जो है वो आपका शुरू हो चुका है, तो अब अपना पढ़िएगा बैठ के, आपके पास जो है वो लॉ ऑफ क्राइम्स का स्टडी मटीरियल है, उसे भी रीड कीजिए। क्लियर? टेक केयर, वेलकम। और चीज़ें जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है, तो इसमें जो है अटेम्प्ट प्रिपरेशन में इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा एक जनरल रीडिंग लो, बात ख़त्म, ठीक है। और एक चीज़ और, जो कभी आप लोग जो है ना ये इस पर भी अटक जाओ, टेरिटरी एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, कुछ कहानी नहीं है, सिंपल सी कहानी है कि विक्टिम कहाँ का है मैटर नहीं करता है, ठीक है। टेरिटरी जो है वो मैटर नहीं करती है, बात सिर्फ इतना मैटर करता है कि किसी पर्सन ने जो इंडियन है या इंडिया की किसी जगह से किया है तो बस वो लाइबल है, बात खत्म, ठीक है ना, और कुछ बात नहीं है। फिर भी कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। बाय।